नमस्कार दोस्तों, जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली। आज हम आपके लिए एक ऐसे मेहमान को लेकर आए हैं जो वैसे मूल रूप से भारत के निवासी हैं, लेकिन अभी विदेश में रह के साहित्य को प्रमोट कर रहे हैं। इनका नाम है इंदु नागल जी। मैं इंदु जी से बोलूंगा कि अपना परिचय दिए, उसके बाद हम इस वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस आमंत्रण के लिए और मैं बहुत आभारी हूँ और मुझे जुड़कर आप लोगों से बहुत प्रसन्नता हो रही है। तो मैं हूँ इंदु नांदल और फिलहाल मैं जर्मनी में रह रही हूँ और मैंने 1996 में इंडिया छोड़ा था, पर इंडिया हमारे रग रग में बसता है अभी भी। और मेरे हस्बैंड ने 1995 में इंडिया छोड़ा था, तब से हम बाहर ही हैं। और मेरा एक बेटा है, तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड का नाम संजीव नांदल है और मेरे बेटे का नाम साहिल है। दोनों ही पेशे से इंजीनियर हैं और अब इतने सालों में बाहर रहने के बावजूद भी जो हिंदी साहित्य और संस्कृति से जो लगाव है, वही हमारे लिए एक बहुत मजबूत कड़ी है जो देश और हमको और देशवासियों को जोड़े रखती है। तो मैं आशा करती हूँ कि जो आज की जो वार्तालाप है वो बहुत सुखद रहेगी और बहुत रोचक कहानियां मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ आज। तो आशा करती हूँ कि ये जो हमारी जो जर्नी है, ये सफर है, बहुत अच्छा रहेगा साहित्य का। जी जी, जरूर जरूर। सबसे पहले इंदु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप विदेश में रहकर और भारत में भी रहे हैं आप, तो आप हिंदी साहित्य को कैसे देखते हैं? विदेश में भी आपको कोई हिंदी बोलने वाला मिल जाता है कभी कभी? तो मैं आपसे एक ये बहुत रोचक एक कहानी आपके साथ में मैं शेयर करना चाहूंगी, जो अभी 2-3 दिन पहले ही हुई थी। तो अभी हम जर्मनी में हैं, तो मैं शाम की सैर करके आ रही थी, क्योंकि अभी समर शुरू हो गया है, यहाँ पे गर्मियां शुरू हो गई है, जो हम बहुत वेट करते हैं, बहुत इंतजार करते हैं, क्योंकि बर्फ गिरती है, ठंडा होता है बहुत, यहाँ सूरज नहीं निकलता। तो मैं शाम की सैर करके आ रही थी और जो मेरी एक जर्मन दोस्त है, जर्मन फ्रेंड है, तो वो यहाँ मुझे गली में मिल गई, गली स्ट्रीट, और यहाँ पे जर्मनी में उसको स्ट्रासे बोलते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जो साहित्य है वो हम भारत से दूर रह के, भारत से बाहर रह के, हम भारत की पहचान है, हम भारत की संस्कृति व साहित्य की पहचान है। और एक हमारा दायित्व बनता है कि हम उसको कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे लोगों को जानकारी दें, और कितनी रोचक और कितनी मतलब ज्ञानवर्धक जो चीजें हैं हमारे साहित्य में, उसको हम फैलाएं दुनिया भर में। तो वो मेरी दोस्त है, उसका नाम है कैरोलिन, जो जर्मन मेरी दोस्त है। तो डॉक्टर है वो पेशे से। तो उसने ऐसे ही, वो काम से आ रही थी तो वो रुक गई, पूछा कि कैसी हालचाल पूछा मेरे से। और उनको पता है कि मैं इंडोनेशिया के अखबार में भी लिखती हूँ, नेशनल न्यूज़पेपर में, द जकार्ता पोस्ट। तो 50 से ज्यादा मेरे आर्टिकल्स उसमें आ चुके हैं। तो मैं इन सबके साथ में शेयर करती हूँ ताकि इनके बच्चे पढ़ें। और सरस्वती माँ का तो जितना हम विस्तार करें और जितना बांटे, उतनी बढ़ता है ज्ञान। तो एकदम सही कहा आपने। हाँ, तो उसने पूछा कि अभी और कुछ नया लिखा है आपने। एक देखो कितना एक इंटरेस्ट जनरेट करता है दूसरे देश के वासियों में भी, अगर हम लिखते हैं, अगर हम अपना एक परिचय उस हिसाब से देते हैं। तो मैंने बोला कि हाँ, मैं हाल ही में मैंने रामायण पर, श्री राम पर जी जी 665 लाइन्स की एक कविता लिखी है मैंने, हिंदी की। 665 पंक्तियां। तो वो श्री राम के ऊपर मैंने वो कविता लिखी है। और क्योंकि एक यही है कि हम जो लिखते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, जो लेखक होते हैं, वो कभी नेगेटिविटी नहीं रखते अपने अंदर, हर चीज से एक पॉजिटिविटी ढूंढते हैं कि इससे भी हम क्या सीख सकते हैं, अच्छा हम कर सकते हैं। वही हमें दुनिया में बांटना है, हमें नेगेटिविटी नहीं बांटनी है, पॉजिटिविटी बांटनी है। तो कोविड के टाइम में मुझे लगा कि सब इतने मिल नहीं पाते हैं, इसकी बात कर रहे हैं, अरे ये बाहर नहीं जा पा रहे, मुझे लगा इसमें भी कुछ है हमारे लिए।
और जो मुझे इस ताकत मिली वो मेरे साहित्य से मिली, रामायण से मिली, श्री राम से मिली। मुझे लगा कि जो 14 वर्ष के लिए वनवास गए हंसते हंसते, उसमें भी वो साधुओं को बचाया और कितना मतलब उन्होंने दुनिया का भला ही किया उसमें भी। एकदम कभी इंदु जी, हम साहित्य से अलग दिशा की ओर जा रहे हैं, हमें साहित्य पे ही रहना चाहिए। हिंदी साहित्य को लेकर आपके क्या विचार है? जैसे कि आप जर्मन में रहते हैं, क्या वहाँ के लोग भी आपकी हिंदी कविताएं सुनना चाहते हैं या हिंदी बोलने के लिए प्रेरित हैं, या उन्हें आप प्रेरित कर पाते हैं कि आप हिंदी सीखिए? हाँ, मैं वही बता रही थी। तो मैंने उनको गली में खड़े होके आधा घंटा वो श्री राम की ये कविता सुनती रही। मैंने इंग्लिश में उनको समझाया जी। और वो इतनी खुश हो गई। मैंने श्री राम के बारे में, कैसे वनवास हुआ, रावण के बारे में और हनुमान जी के बारे में पूरी उनको वो अपनी जो रामायण है, साहित्य है, उनको समझाया इंग्लिश में, और वो इतनी खुश हो गई, मुझे धन्यवाद किया। तो और यहाँ पर वही है कि जो हमारा साहित्य है इतना उसमें कूट कूट कर ज्ञान भरा है, तो हर कोई उसको उसमें रुचि दिखाता है और हर कोई उसको सुनना चाहता है और सीखना चाहता है। जी जी। तो आपने हिंदी साहित्य और यहाँ के जर्मन साहित्य या अन्य भाषाओं को आप जो जानते हैं, उन साहित्य में अंतर क्या पाया आपने? मैंने देखा है कि जो साहित्य, शिक्षा और समाज, इनका आपस में एक तालमेल होता है, ये आपस में जुड़े होते हैं। तो मैंने ये देखा कि जैसे विद्यालय में मेरे को बहुत अच्छे गुरु मिले थे, अंग्रेजी के और हिंदी के, तो मेरी रुचि दोनों ही विषयों में रही हमेशा। तो मैंने दोनों ही साहित्य बहुत अच्छे से पढ़े और मैंने दोनों से ज्ञान ग्रहण किया। तो और वो मेरे को बहुत काम आया जब मैंने इंडोनेशिया में अध्यापिका के रूप में काम किया। तो मैं जो वो ज्ञान था वो मैंने अपने जो मेरे विद्यार्थी थे उनके साथ बांटा। कबीर के दोहे और कितनी जो साहित्य में जो आप देखोगे कि चुनिंदा रचनाएं या कहानियां या कविताएं ली जाती हैं, ताकि जो विद्यार्थी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनका कोमल हृदय होता है, तो जो भाव हैं उस उम्र में उनके देशभक्ति के भाव, ईमानदारी के भाव, सत्य के भाव, बहादुरी के भाव, ये सब उनके व्यक्तित्व में आ जाएं, इसलिए ये सब साहित्य के रूप में शिक्षा जो व्यवस्था होती है उसमें ये उनके जीवन में लाया जाता है। तो इंडोनेशिया में भी मैंने देखा कि इंडोनेशिया में मैंने पढ़ा, साहित्य के द्वारा ही मैं इंडोनेशिया को बहुत जान पाई। जैसे हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ते हैं, साहित्य की जो हमारी वीरांगनाएं हैं और जो देश के लिए और समाज के लिए बहुत जिन्होंने किया है, उसी प्रकार मैंने पढ़ा कार्तिनी के बारे में, जो इंडोनेशिया डच कॉलोनी थी। तो जो उन्होंने पत्र लिखे और जो उनका साहित्य जो पढ़ने को मिलता है, तो उसमें वो दर्शाता है कि जो उस टाइम की जो स्थिति थी कैसी थी, जो जब वो आजादी से पहले की, जब गुलाम थे, इंडोनेशिया गुलाम था, तो वो सारी स्थिति हमें उनकी लेटर्स के थ्रू जो उन्होंने लिखे, जो साहित्य लिखा, तो और उन्होंने जो विमेन है उनके लिए बहुत काम किया, उनकी एजुकेशन के लिए और उनके जो राइट्स थे उनके लिए। तो वहां से मुझे सीखने को बहुत मिला। और एक है एंड्रिया हिराता, इंडोनेशिया के लेखक हैं, बहुत ही पॉपुलर लेखक है। तो उनका जब मैंने पढ़ा, वो नॉवल पढ़ा, उसका नाम है द रेनबो ट्रूप्स। जो भी कोई इंडोनेशिया में आए तो जरूर पढ़ना, या आपको कहीं एयरपोर्ट पे वो किताब मिल जाए तो आप जरूर पढ़ना। उसमें आपको सारी झलक इंडोनेशिया की मिलेगी। तो वहां से, उस नॉवल से मैंने बहुत सारी चीजें, रहन सहन और चलन और वो सब मेरे को बहुत मदद मिली जब मैं इंडोनेशिया आई, और इंडोनेशियन लोगों को समझने में मुझे बहुत मदद मिली ये साहित्य पढ़कर। ओके। अभी वर्तमान में आप हिंदी साहित्य की दशा को किस नजरिए से देखते हैं? हिंदी साहित्य को मैं इस नजर से देखती हूँ कि एक तो जो हमारा एक दायित्व होता है, लेखक जो होते हैं और कवि होते हैं, और जो साहित्य होता है वो जो व्यक्ति होते हैं उनका व्यक्तित्व बहुत जो बनाने में बहुत मदद करता है। तो इसलिए हमें जो साहित्य है वो बहुत चुनिंदा और एक सकारात्मक
जो पॉजिटिविटी है, ऑप्टिमिज्म है, उससे भरा होना चाहिए, ताकि जो हमारी जो पीढ़ियां हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं और जो छोटे बच्चे हैं, वो अच्छे भाव और भावों से भरे रहें, ताकि एक सुंदर समाज मिले जीने को, ताकि दुनिया पूरी खुशहाल रहे, जहां भी जाए हमको एक ऊंची नजर से देखा जाए। और क्योंकि जो हम भाषा बोलते हैं और जो हमारी संस्कृति होती है, वही हमारा एक परिचय होता है, चाहे हम कितने बड़े साइंटिस्ट या डॉक्टर या कुछ भी बन जाए। एकदम सही कहा आपने, भाषा संस्कृति ही हमारा परिचय होता है बाहरी देशों में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के जरिए आप हिंदुस्तान के कई लोगों से जुड़े और ऐसे आप अन्य देशों के लोगों से जुड़े, तो आप इसे साहित्य के नजरिए से कैसे देखते हैं सोशल मीडिया को? सोशल मीडिया, देखो आप, ये मिलीजुली मेरी प्रक्रिया है इसमें जी। कि मैं उसको योगदान के उससे देखती हूँ, नजरिए से। जी जी। कि मैं एक योगदान में क्या कर सकती हूँ कि जो भी मेरे से सुने, उसके भावों पर, उसके गुणों पर, उसकी आत्मा पर एक छाप छूटे, और ताकि वो उससे कुछ सीख के जाए और कुछ आगे वो अच्छा करे उससे। मैं सिर्फ इस नजरिए से देखती हूँ, क्योंकि सर्टिफिकेट और ये सब और दूसरी वाहवाही, ये सब ठीक है, वो थोड़े दिन के लिए अच्छा लगता है, पर जो अंत में है, हमारा एक मकसद होना चाहिए कि जो हमने लिखा है, जो हमारी कलम ने लिखा है, वो यादगार बने और किसी आत्मा को छू पाए और किसी में किसी के जीवन में मुस्कुराहट ला पाए। साहित्य के प्रति आपकी रुचि कब जगी, यानी आपको कब लगा कि मुझे लिखना चाहिए? साहित्य के प्रति मैं बचपन से ही मेरी रुचि रही है, और इसमें बहुत बड़ा मैं योगदान, वही मैं बोल रही थी कि आपको, कि जो विद्यालय के गुरु होते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है कि वो किसी विषय में आपकी रुचि करवा सकते हैं और किसी में रुचि बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो शुरू से ही, स्कूल से ही मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले थे, और वहां पर अंग्रेजी के, तो इंग्लैंड से एक गुरु थे हमारे, जो यूके के थे। तो वो हर साल जो एनुअल डे होता था, तो उसमें शेक्सपियर के प्ले होते थे। तो वो देख के, और फिर जो इंग्लिश के जो हमारे दूसरे टीचर्स थे और हिंदी के जो हमारे टीचर्स थे, उन्होंने इतने अच्छे से कविताएं और कहानियां इतने भावपूर्वक पढ़ाते थे कि मेरी बहुत रुचि उसमें हो गई। और उस टाइम से मैं शेक्सपियर और ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, जॉन कीट्स है, तो मुझे प्रकृति के ऊपर भी लिखना बहुत पसंद था। तो इसलिए ये रुचि मेरे स्कूल से ही हुई, और विद्यालय के बाद कॉलेज में भी मैंने ऑल इंडिया रेडियो पे 5 साल अपनी कविताएं लिखी, स्वरचित लिखी हुई बोली मैंने। तो वो हाँ, मेरा विद्यालय से ही रुचि थी मेरी लिखने में। मैं जानना चाहता हूँ, अगर आजकल या आप अपनी कोई पहली कविता या कोई पुरानी कविता पढ़ना चाहें हमारे दर्शकों के सामने, तो आप पढ़ सकते हैं। हाँ, अभी तो मैंने एक्चुअली वो निकाल के नहीं रखी है। ओके, कोई नहीं, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा एक साहित्य या एक साहित्यकार के तौर पर या एक लेखक के तौर पर आपने देखा होगा महिला समाज को, आप जर्मन में रहे हैं या इंडोनेशिया में रहे हैं, भारतीय समाज में रहे हैं, तो आपने क्या अंतर पाया महिला समाज में? महिला समाज में ये अंतर है कि हमें किसी चीज का खौफ नहीं है, चाहे हम कितने बजे ही घर से बाहर निकल सकते हैं। तो ये डर नहीं है कि इतने बजे बाहर जाना चाहिए या उतने बजे बाहर नहीं जाना चाहिए, जो सेफ्टी है। और कोई भी कार्य ये नहीं होता कि आप ये कर सकते हो या ये पुरुष ही कर सकता है या महिला नहीं कर सकती है। मैं बता रही हूँ आपको कि मैं दूतावास जाती थी जकार्ता में, इंडियन एम्बेसी, बच्चों को लेकर। तो कभी भी ये नहीं होता था कि मेल टीचर को साथ भेजा जाए, ये अकेली फीमेल टीचर हैं, महिला हैं, तो वो 4-5 घंटे लगते थे वहां जाने में, और फिर आने में 4-5 घंटे, और फिर अकेले पूरा वो कार्यक्रम संभालना। तो उसमें कोई भी ये नहीं होता था कि झिझक नहीं होती थी कि ये महिला है कि जा पाएंगी या कुछ खतरा है या कुछ ऐसा। तो मुझे वो बहुत एक सुरक्षित महसूस होता था, और ये बहुत अच्छी बात है। मतलब नहीं, मैं ऐसा, आप मेरे सवाल को नहीं समझे। मेरे सवाल ये था, भारतीय महिला, इंडोनेशिया महिला और जर्मन महिला में आपने क्या अंतर पाया? जैसे कि भारतीय महिला में आपने देखा होगा कि महिलाएं पढ़ लिखने के बावजूद भी सिर्फ चूल्हा चौका तक ही सीमित रह पाती है,
अब अच्छा। थोड़ा बहुत आगे बढ़ रही हैं। क्या हाँ हाँ। इंडोनेशिया में भी ऐसा ही हाल है, या जर्मन में भी ऐसा ही हाल आपने देखा? नहीं, बिल्कुल विपरीत है इसके। अगर इंडोनेशिया में और इसमें इंडिया में और जर्मनी में बहुत फर्क है, क्योंकि इंडोनेशिया और जर्मनी में मैंने देखा कि सभी औरतें, महिलाएं काम करती हैं बाहर। जी। तो चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो, बट वो काम करती हैं बाहर, और सिर्फ खाना बनाना या वो सब उनका ये वहां तक सीमित नहीं रहता, और मिलजुल कर काम करते हैं। जी। हस्बैंड भी उनकी मदद करते हैं, पति उनकी मदद करते हैं, बच्चे भी उनकी मदद करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं वो जो आप बोल रहे हैं कि किचन तक संभालती हैं, चूल्हा संभालते, नहीं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ओके ओके। जैसे हिंदी साहित्य में अलग अलग रस है, जैसे हम्म। भक्ति रस है या श्रृंगार रस है, क्या ऐसे आप जर्मन साहित्य या इंडोनेशिया साहित्य जो का है उसमें भी आपको मिलते हैं ये चीजें? हाँ, उतना मैंने विस्तार से उनको पढ़ा नहीं है, बट सब में है, थोड़ा थोड़ा तो सब में है। पर हमारे में जो हमारा साहित्य है वो बहुत ही विस्तार है। जैसे कबीर के दोहे आज भी हमें याद है, भक्ति रस जो बहुत ये प्रचलित हैं। और ये बट इतना दूसरे में मैंने ये कम देखने को मिला है, मतलब मुझे। ओके ओके। एक साहित्यकार के तौर पर आप अपनी क्या जिम्मेदारी समझते हैं कि आप समाज को क्या दे सकते हैं? मैं साहित्यकार होने के नाते मैं अपनी एक जिम्मेदारी समझती हूँ कि मैं जो अ, संस्कृति है, मैं एक तो उसको आगे बढ़ाऊं, और जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारा भाषा है, जो हमारी पहचान है, वो अच्छी अच्छी चीजों से बने, और हम जो भूलते जा रहे हैं जिन चीजों को, वो गुम ना हो जाएं। उनको हर चीज, चाहे वो प्रकृति के लिए हो, चाहे वो त्योहार हो हमारे, चाहे देश प्रेम हो, वो हम में कूट कूट कर भरा है, तो वो आगे वाली पीढ़ियों में भी हमें कूट कूट कर भरना है, ताकि वो आगे इस चीज को बढ़ा सकें। आप पिछले करीब 20-25 सालों से विदेश में रह रहे हैं, क्या आप विदेश में होली, दीपावली, ये जो भारत के त्योहार हैं वो सेलिब्रेट करते हैं? हाँ, इंडोनेशिया में तो हम बिल्कुल होली, दिवाली और हनुमान जयंती और गणेश चतुर्थी, हम ये सब राखी के त्योहार, ये सब हम मनाते हैं। और क्योंकि हमारा एक ये भी उद्देश्य रहता था कि अगर बच्चे ये त्योहार नहीं मनाएंगे तो वो कभी जान नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत तो हर बार हर त्योहार पे जाना मुश्किल होता है, एकदम। स्कूल की वजह से, नौकरी की वजह से। तो हम सारे त्योहार मिलकर मनाते थे, और उनकी क्या उनकी खूबियां हैं या क्या हम उनसे सीख पाते हैं, वो भी हम बच्चों को समझाते थे। ओके। एक भारतीय होने के नाते क्या आपको जर्मनी या इंडोनेशिया या और देशों में जहां आप गए हैं वहां आपको किसी भेदभाव का शिकार होना पड़ा है? नहीं, अभी तक तो मुझे बहुत इन चीजों का कभी भी मुझे ये ऐसा व्यवहार मुझे किसी से नहीं मिला। जो वो है, अच्छा ही व्यवहार करते हैं और इज्जत देते हैं बहुत, और बहुत अच्छे लोग मिले हैं जितने भी, चाहे इंडोनेशिया में हो, चाहे जर्मनी में हो, मैं कनाडा में भी गई हूँ, तो बहुत ही प्रेम पूर्वक लोग मिलते हैं और कोई भेदभाव नहीं करते। इन देशों में तो मैंने ये देखा है, इंडोनेशिया, जर्मनी और कनाडा में। क्या भारत की तरह विदेशों में भी अलग अलग धर्मों में वो है, जैसे यहाँ हिंदू मुस्लिम या हिंदू सिख होता रहता है, क्या इस तरह का वहाँ के देशों में भी होता है? नहीं, यहाँ इतना ये धर्म के उस पर यहाँ इतना देखने को नहीं मिलता है। ओके। तो इसका मतलब हमें कुछ सीखना चाहिए इन देशों से, आपके कहने का मतलब ये है? बिल्कुल, देखो, सबसे पहले हमें ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, सबसे मानव धर्म सबसे ऊपर होना चाहिए। ठीक है। तो हम बाहर रह के हम सिर्फ यही सीखे हैं कि हम सिर्फ अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं। जी। हम कोई अपनी स्टेट से पहचाने नहीं जाते, कुछ नहीं जाते। हम जब भी मिलते हैं किसी, ओ इंडियन है, हम ये नहीं कहते, कि कभी भी नहीं सोचते कि हमारी स्टेट से नहीं। हिंदी सुनने को मिल गई तो हम इतने खुश हो जाते हैं। कोई ऐसा किस्सा हो आपके पास जब अचानक से कोई बगल में आपके हिंदी बोल रहा हो, उसके बाद आपने बोला कि आप इंडिया से हो? हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है, जर्मनी में भी हुआ है, सिंगापुर में भी हुआ है, और कनाडा में भी हुआ है। तो हम
पलट के बोल भी देते हैं, पता है कि क्या आप इंडिया से हो, क्योंकि वो झिझक हमारी खत्म हो जाती है, क्योंकि मिलने की या बात करने की जो लालसा होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है, क्योंकि सालों तक, कई बार 2 साल हो जाते हैं, कई बार 3 साल हो जाते हैं, हम इंडिया नहीं जा पाते हैं। तो कभी भी कोई भी अपना दिखता है तो हम झट से बात शुरू कर देते हैं उनके साथ में। ओके। इसके अलावा आपने कुछ ऐसे साहित्य में आपका बहुत सारा अनुभव है, अगर आपको कुछ लगता है कि उन अनुभवों को साझा करना चाहिए तो आप बता सकते हैं कि कैसे आपने ये चीजें सीखी एक महिला होने के नाते या एक साहित्यकार होने के नाते। क्या आपने इंडोनेशिया के साहित्य को पढ़ने के दौरान आपके मन में क्या विचार आए? जर्मन साहित्य आपने पढ़ा तो आपके मन में क्या विचार आए? क्या आपने देखा यहाँ के समाज में जो भारतीय समाज में नहीं है? जैसे भारत में आज भी महिलाएं क्या बोलते हैं श्रृंगार या कह सकते हैं घूंघट में ही उड़ी है, और आज भी भारत में क्या बोलते हैं बच्चों का वो होता है, सॉरी, बालिकाओं को पहले ही मार दिया जाता है पेट में, इस टाइप की घटनाएं होती है। इस टाइप की चीजें जो आपने यहाँ पर महसूस की हो यहाँ के समाज में, बताइए, हमारे दर्शक कुछ सीखेंगे और हम भी कुछ सीखेंगे आपसे। एक्चुअली मैं बहुत ये आपको बताना चाहूंगी कि जो एक भेदभाव है वो बिल्कुल खत्म करना चाहिए लड़के और लड़की में जी। ये बहुत ही एक ओछी और नीची सोच है। हम तो बहुत ऊपर उठ चुके हैं इन चीजों से, हमें बिल्कुल ये भूल जाना चाहिए। देश कहाँ निकल चुके हैं, विश्व कहाँ निकल चुका है। तो और हम देख रहे हैं ओलंपिक्स में, एशियाड्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, हर जगह पे तो बेटियां, लड़कियां कितना नाम रोशन कर रही हैं। तो वो किससे कम है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे लिखाई हो, चाहे कोई भी चीज हो। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले तो देखो माता पिता को एक वो शुरुआत करनी पड़ेगी। हर शुरुआत घर से होगी। घर ही एक बड़ा देश है। देश क्या है, एक बड़ा घर। तो जब घर से शुरुआत होगी कि लड़कियां बिल्कुल उनको डरना नहीं चाहिए, उनकी एक ताकत भरनी चाहिए, उनको बचपन से ही उनको वैसे सिखाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो जो अंदर के भाव हैं और विद्यालय हैं सबसे पहले। और जो मैं नहीं मानती कि कई बार ये बोलते हैं कि पुरुष के अगेंस्ट जो लिखती हैं महिलाएं वो बहुत वाह वाह पाना, ये मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। मैं सोचती हूँ कि पुरुष भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरे जीवन में भी बहुत ऐसे पुरुष रहे हैं। मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करती हूँ कि जो चाहे मेरे कलीग के रूप में हो, चाहे मेरे पति के रूप में हो, बेटे के रूप में। मेरे पति ने मेरा इतना मतलब हर चीज में, सफलता में मेरे को इतने खुश होते हैं और आगे बढ़कर साथ देते हैं। तो और जो मेरे कोच रहे हैं तो सब पुरुष थे ये। तो मुझे लगता है कि महिला और पुरुष दोनों एक ही गाड़ी के पहिए हैं, तभी चलेगा देश जब ये दोनों साथ मिलकर चलेंगे। और इनमें से एक भी अगर कमजोर हुआ तो गाड़ी नहीं चल पाएगी फिर। ओके, एकदम सही कहा। इन दिनों एक मुद्दा सोशल मीडिया पर है कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है और भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो आपका इस पर क्या विचार है? मैं ये सोचती हूँ कि एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए और हमने देखा है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। मैं ये इस बात से भी ये कहना चाहूंगी कि आप देखिए, अगर हम बाहर रहते हैं, इतने साल से हम बाहर रह रहे हैं, तो इंडोनेशिया में मैंने 12 साल पढ़ाया है स्कूल में। तो वहां पर हिंदी की म्यूजिक टीचर नहीं है, संगीत की टीचर नहीं है वहां पर। तो जो अध्यापिकाएं होती हैं उन्हें ही देशभक्ति के गीत सिखाने होते हैं और हमें दूतावास में लेके जाना होता है 26 जनवरी को और 15 अगस्त को। तो अगर हम कहें कि हमें हिंदी नहीं आती, आप सोचो, इंडियन होके अगर हम कहें कि हाँ मैं तो नहीं सिखा सकती कि मुझे हिंदी नहीं आती, तो मुझे तो लगता है कि इससे शर्मनाक बात मेरे लिए कोई भी नहीं होगी कि मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ, इसके लिए माफी चाहता हूँ। जैसे कर्नाटक का कोई व्यक्ति है या केरला का कोई व्यक्ति है या कोई तमिलनाडु का कोई व्यक्ति है या उड़ीसा का कोई व्यक्ति है या वेस्ट बंगाल का कोई व्यक्ति है, आप उनसे तो आप अपेक्षा नहीं रख सकते ना कि वो हिंदी बोले, क्योंकि उनकी मातृभाषा तो अलग है। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि अगर आपको हिंदी नहीं आती, एक भारतीय होने के नाते शर्म की बात है? ऐसा तो नहीं कह सकते ना। नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब हम इंडिया से बाहर निकलते हैं तो एक भाषा होना
बहुत आपकी जरूरी होता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आपकी बात को यहाँ पे हम कट करेंगे, क्योंकि अगर केरला का व्यक्ति केरला में रहा है, उसे अंग्रेजी पढ़ने के बाद वो बाहर गया, अंग्रेजी के दम पे गया है ना, हिंदी की अब उसे हिंदी नहीं आ रही है, तो ये प्रॉब्लम उसकी थोड़ा है। ये प्रॉब्लम तो हाँ, हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, उसकी शिक्षा, मातृभाषा है। शिक्षा, ये नहीं नहीं, प्रॉब्लम, हाँ। शिक्षा जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी प्रॉब्लम है। आप देखिए, वही अगर केरला से जो गए हैं वो बहुत खुश होते हैं और खुशनसीब मानते हैं कि उनके बच्चों को हिंदी पढ़ने को मिल रही है इंडोनेशिया में, और वो हिंदी में और भी उनको अच्छा बनाना चाहते हैं, ताकि वो, आप देखिए कि जितना भाषाएं हम जान पाएंगे उतना ही हम लोगों से मिल पाएंगे, दूसरों से दिल जोड़ पाएंगे, उतना ही हम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। आप उस हिसाब से भी आप सोच के देखिए, नहीं, क्योंकि मैंने, वो बात आपकी सही है, बट हम किसी पर थोप तो नहीं सकते ना। आप सब, उदाहरण के लिए मैं वेस्ट बंगाल का हूँ, अब मेरे ऊपर आप हिंदी जबरदस्ती क्यों थोप पाएंगे? अब मुझे नहीं सीखनी हिंदी। अब जब आप देखिए कि मैं हरियाणा से हूँ, तो हरियाणवी मैं सीखी मैंने, वो हरियाणवी आती थी मेरे को, पर मैंने आप, हिंदी भी नहीं, कि हिंदी मुझे जरूर सीखनी है और मुझे अंग्रेजी भी जरूर सीखनी है, कि अगर मुझे कहीं बाहर जाना पड़े तो मैं किसी से वार्तालाप ही नहीं कर पाऊंगी, मैं किसी से मेरे जो व्यूज हैं, मेरे विचार हैं, मैं शेयर ही नहीं कर पाऊंगी, या कोई अच्छी किताब मेरा पढ़ने को मन हो तो वो अंग्रेजी में है तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगी। जी। अगर मुझे हिंदी नहीं आती तो मैं हिंदी से वो उस साहित्य से वंचित रह जाऊंगी, कितने अच्छे कबीर के दोहे हो या रामायण हो या नहीं महाभारत नहीं, हो। ऐसे तो भी तमिलनाडु में भी तमिल भाषा में बहुत सारे अच्छे किताबें हैं, अच्छा साहित्य है। तमिल साहित्य पुराना साहित्य माना जाता है, अगर इतिहास आप खगा लेंगे तो फिर ऐसे तो आपको तो तमिल भी सीखनी चाहिए। नहीं, उनको देखो, उनको हम ये नहीं कहते आप हरियाणवी सीखो, ओके। उनको हम नहीं कहते या पंजाबी सीखो या हरियाणवी सीखो, हम नहीं कहते उनको ना, जी। क्योंकि जो जो हमारी जो स्टेट की भाषा होती है वो एक अलग होती है, जो नेशनल जो लैंग्वेज होती है। ऐसे ही इंडोनेशिया में भी है, अलग अलग जगह हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, पर उनकी एक नेशनल लैंग्वेज भी है जो वो सब एक जैसे बोलते हैं, जैसे वो जो हमने भी सीखी उनकी लेकिन बट इंडोनेशिया में जाके। भारत तो अलग अलग संस्कृति सभ्यता का देश है ना। आप अभी तक राष्ट्रीय भाषा नहीं बना पाए, हम ये दुख का विषय है। मगर ये भी नहीं कह सकते कि हम किसी व्यक्ति पर थोपें या किसी राज्य पर हम थोप दें कि आप हिंदी, आप बोलना ही जरूरी है, आपके लिए पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर छोड़िए। नहीं, देखो देखो, अगर आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए, तो अगर उनको लगता है कि उसके कारण उनको कुछ नुकसान हो रहा है या कुछ वो लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे, तो वो खुद ही खुशी से अगर आदमी उसको सीखे तो वो बेहतर होता है। एकदम थोपने एकदम। का तो हम बच्चों पे, छोटे बच्चों पे हम आजकल कोई नहीं थोप सकते हैं बिल्कुल भी। ओके। और मैं जानना चाहूंगा कि आपके 5 पसंदीदा लेखक कवि कौन कौन है, बताइए। थोड़ा उनसे संबंधित कुछ सवाल पूछ लेते हैं आपसे। एक्चुअली मैंने अभी तो बहुत साल हो गए मेरे को हिंदी का कुछ भी पढ़े हुए, क्योंकि एक ओके। तो हम बाहर रहते हैं तो किताब वगैरह नहीं मिलती, बट मुझे फिर भी आपको। प्रेमचंद, मुंशी ओके। प्रेमचंद बहुत पसंद है। ओके। एक निराला बहुत पसंद है, और महादेवी वर्मा, और जयशंकर प्रसाद, ओके। और मैं कबीर के दोहे बहुत सुनती हूँ, मुझे कबीर के दोहे बहुत पसंद है, और मैं अपने जीवन में भी उससे बहुत ज्ञान अगर में। अगर आप कबीर के कुछ दोहे गाना चाहें या कहना चाहें, एक हाँ, दो। जैसे एक तो वो है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा और हमारे मैं, पास अब समय की पाबंदी है। अगर आपको कुछ कहना है एज ए भारतीय होने के नाते, भारतवासियों को अगर आप कुछ संदेश देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। उसके बाद इस संवाद को हम यहीं पर विराम देंगे। जी, मैं सभी को यही एक संदेश देना चाहूंगी कि भारत एक बहुत सुंदर देश है, और उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसके लोग विश्व में सबसे अलग और सुंदर हैं। तो हम ये इसका नाम सदा रोशन करते रहें, और हम इसकी जो साहित्य की जो मीठी मीठी सुगंध है वो हम पूरे विश्व में और सबके हृदय में फैलाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जयदीप, पत्रिका को समय देने के लिए।
जयदीप पत्रिका का मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी, और मैं बहुत, आपका जो ये पहल है ये बहुत ही सुंदर है, और मुझे एक बहुत आपको इस चीज के लिए कहना था कि आप साहित्यकारों का इतना सम्मान करते हैं, वो हमारे जो कलम है उसमें वो ताकत भर देता है, और हमें और भी लिखने को, अच्छा लिखने को उत्साहित करता है हमेशा। जी सर, जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।